चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के तीनों लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, उसको डिफाइन करो विद एग्जांपल्स, उसके एक्सेप्शंस बताओ। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ओके, तो देखो जरा, जो मेंडल है ना, मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वो तीनों लॉ क्या थे। उनमें से जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस इनका फर्स्ट लॉ था। अब इन्होंने इस लॉ में क्या कहा? आप एक बात याद करो, मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में अलील के बारे में बताया था कि एक जीन के एटलीस्ट 2 अलील होते हैं, जिनमें से एक अलील क्या होता है, कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, दूसरा अलील स्मॉल लेटर से। अलील हमेशा 2 होते हैं, किसी भी जीन के 2 अलील होते हैं। एक को कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, एक को स्मॉल से। कैपिटल वाला क्या है? डोमिनेंट होता है। चिंता मत करो, मैं बताऊंगी क्या होता है डोमिनेंट। और स्मॉल वाला क्या है? रिसेसिव होता है, रिसेसिव। अब इसका क्या मतलब है मैम? डोमिनेंट मतलब होता है कि वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, हर कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे। अगर है प्रेजेंट तो एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव मतलब होता है ऐसा अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, अपने आप को दबा करके रखे। तभी एक्सप्रेस करे जब ये अपने ही जैसे किसी के साथ हो, तभी एक्सप्रेस करे। अभी मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिखवा दूंगी, फिर और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अभी बस इतना समझो, कैपिटल वाला क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल वाला क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, और अलील नाम का अलील नाम मेंडल को नहीं मालूम था, तो मेंडल ने अलील के जगह क्या नाम रखा था? फैक्टर्स। मेंडल अलील को क्या कहते थे? फैक्टर्स कहते थे। ठीक है, अलील नाम बाद में पड़ा है इस चीज का। पहले क्या कहा जाता था? फैक्टर कहते थे मेंडल इसको। तो मेंडल ने कहा था फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स अकर इन पेयर। ठीक है, फैक्टर्स आर ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिंग, फैक्टर्स आर ऑलवेज ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब कि एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। एक टॉल वाला होगा तो एक ड्वार्फ होगा। कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा था, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहा था उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि इन द पेयर ऑफ फैक्टर्स, इन अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, इन ए पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन विल बी डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ कैपिटल टी, एंड अदर विल बी रिसेसिव, अदर विल बी रिसेसिव। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? मेंडल ने कहा था अपने फर्स्ट लॉ में, अदर विल बी रिसेसिव। ठीक है, पहला डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब कहोगे मैम मैम यहाँ पे तो एक एक दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों रिसेसिव है, पर आप कह रहे हो कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। सुनो बेटा, एक जीन के लिए एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी के साथ भी रह सकता है, स्मॉल टी के साथ भी रह सकता है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी भी साथ रह सकते हैं। लेकिन हाइट का जो भी अलील होगा वो 2 ही होंगे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। ठीक है, ऐसा कहा था मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि मेंडल ने क्या क्या कहा था। अलील को उन्होंने फैक्टर कहा था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी डोमिनेंट और रिसेसिव का मैं डेफिनेशन लास्ट में लिखवा दूंगी, चिंता मत करो। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। लॉ ऑफ डोमिनेंस का कुछ एक्सेप्शन था, उस एक्सेप्शन को भी हम देख लेते हैं। हर जगह उनका ये नियम फॉलो नहीं हुआ था, हर जगह फॉलो नहीं हुआ था। कहाँ कहाँ नहीं फॉलो हुआ था हम देखते हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, पूरा डिलीट कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखो, मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है 2 जगह नहीं फॉलो हुआ था। पहला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस में नहीं फॉलो हुआ था। दूसरा आपका को डोमिनेंस में नहीं फॉलो हुआ था, को डोमिनेंस। अब ये क्या है? डोमिनेंस। इसको समझने से पहले हम डोमिनेंट और रिसेसिव का डेफिनेशन देख लेते हैं, तभी ये बात समझ में आएगी।
तो मैं पहले आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का डेफिनेशन दिखा देती हूँ। अच्छा, ये दोनों याद रखना, ये एक्सेप्शंस है, फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन है, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये क्या है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स, ठीक है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, क्लियर। नेक्स्ट देखो, डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट के बारे में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, साइड में कहीं नोट कर लेना, कभी कभार आपसे पूछ लेता है। व्हाट इज डोमिनेंट अलील? डोमिनेंट अलील इज एन अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब क्या हुआ? मतलब पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, इट कैन एक्सप्रेस itself both in homozygous and heterozygous condition, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। रिसेसिव क्या होता है बता देती हूँ। रिसेसिव, इट कैन एक्सप्रेस itself only in homozygous condition, ठीक है। कंडीशन लास्ट में मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख लेना। ओके, देखो, डोमिनेंट को हमेशा किससे दिखाओगे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। और रिसेसिव को कैसे दिखाओगे? स्मॉल लेटर से, कैपिटल टी स्मॉल टी। डोमिनेंट ये कहता है कि अगर सेम हो तब भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा और मैं क्या हूंगा? टॉल। अगर मैं एक स्मॉल हो और एक मैं हूं, अकेला हूं, तब भी मैं एक्सप्रेस होऊंगा, स्मॉल लेटर वाले को एक्सप्रेस होने नहीं दूंगा। कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ यानी छोटा, ठीक है। तो कैपिटल टी को कहोगे आप होमोजाइगस क्योंकि सेम अलील है। कैपिटल टी स्मॉल टी को कहोगे आप हेट्रोजाइगस क्योंकि डिफरेंट अलील है। होमोजाइगस मतलब सेम अलील हो तो होमोजाइगस, डिफरेंट अलील हो तो हेट्रोजाइगस। ओके, होमोजाइगस इज अ कंडीशन व्हेन टू अलील्स आर सेम अलील हो तो होमोजाइगस। बेटा हर चीज का डेफिनेशन मैं आपको लिख के नहीं दे सकती, मैं बोलती हूँ, आप नोट कर लिया करो, ठीक है। Homozygous means when alleles are same, like capital T. Heterozygous means when two alleles in a pair are different, like capital T, small t. Okay? तो ये क्या है आपका? ये आपका है जो आपका डोमिनेंट अलील है वो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस में हो, दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी दोनों में कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस करके क्या दिखा रहा है? टॉल। लेकिन रिसेसिव क्या है? अगर उसको स्मॉल टी रखो और कैपिटल टी स्मॉल टी रखो तो सिर्फ वो स्मॉल टी वाली कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, यानी होमोजाइगस में एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल टी के प्रेजेंस में वो शर्माता है बेचारा, उसमें एक्सप्रेस नहीं करता। ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा? टॉल ही दिखेगा आपको, ड्वार्फ नहीं दिखेगा, यानी स्मॉल टी वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। बात समझ में आ रही है? स्मॉल टी अपने वाले को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस हो, यानी स्मॉल टी दो बार हो, तभी वो अपने आप को दिखाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे? हम कहेंगे ड्वार्फ है प्लांट। ड्वार्फ यानी कि छोटा सा है प्लांट, बड़ा नहीं है, बौना है प्लांट, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का यही मतलब होता है। अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पे। अब इसको समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ फिर समझाती हूँ क्योंकि जगह कम बची है। अब देखो, इनकम्प्लीट वाले को पहले समझते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहले समझते हैं, ठीक है। सुनो जरा, अभी मैंने क्या कहा था? अगर कैपिटल टी तो हो तो क्या होगा? टॉल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो तब भी क्या होगा? टॉल होगा, ठीक है। अगर स्मॉल टी हो तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। अभी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी चिंता मत करो, पेशेंस से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। जेनेटिक्स बहुत पेशेंस वाला सब्जेक्ट है, बहुत पेशेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आती है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? होना तो चाहिए, ये वाला कंडीशन होना तो चाहिए टॉल, लेकिन अगर वो मीडियम हाइट का हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी को डोमिनेट नहीं कर रहा,
इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है, पूरी तरह से नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को कहोगे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। इट अकर्स, इसको आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरा लिख लेना। इट अकर्स व्हेन द डोमिनेंट gene do not completely dominate the recessive one। रिसेसिव वालों को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करेगा, तभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसका स्नैपड्रैगन प्लांट, ठीक है, जिसको आप एंटीरहाइनम भी कहते हो, एंटीरहाइनम। एक और इसका एग्जाम्पल है, जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग गलती कर दी, एंटीरहाइनम, ठीक है। इसका अदर एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। ये क्या है, कुछ फ्लावर्स है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें क्या होता है बेटा, समझना जरा, ठीक है, मैं इस चीज को मिटा रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो होगा क्या, आपका अगर कैपिटल आर हो तो रेड फ्लावर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कैपिटल आर स्मॉल आर हो तब भी रेड आना चाहिए, और स्मॉल आर के केस में व्हाइट फ्लावर इसमें बनते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर के केस में नियम तो यही है मेंडल का कि रेड ही आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर वाला डोमिनेट करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं, पिंक, यानी कि रेड और व्हाइट का मिक्सचर हुआ, रेड वाले ने व्हाइट वाले को कंप्लीटली कवर नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप इसको लिख सकते हो कि रेड, पिंक और व्हाइट, ठीक है। देखो एक रेड बनता है, दो पिंक बनते हैं, एक व्हाइट बनता है, इसलिए रेशियो आ जाता है 1:2:1। ये रेशियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कल के लेक्चर में, जब हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, कल के लेक्चर में ये रेशियो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो हमेशा क्या होता है, 1:2:1। 1 मतलब रेड, 2 मतलब पिंक, 1 मतलब व्हाइट, ठीक है। तो 1:1 आप याद रखोगे। इसमें इसका क्या है, ये जीनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो भी है, GR PR दोनों यही है। ये सब क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, अभी बस इतना याद रखो 1:1 इसका होता है, ठीक है। जीनोटिपिक भी फिनोटिपिक भी, GR भी और PR भी, दोनों के दोनों क्या होते हैं, 1:2:1 होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल याद रखना कौन से फ्लावर में देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन, उसी को एंटीरहाइनम कहते हैं, या फिर मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का दूसरा नाम होता है 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो इतनी बातें हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ये एक्सेप्शन है किसका, आपके मेंडल के फर्स्ट लॉ का। दूसरा एक्सेप्शन भी हम देख लेते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ का। मेंडल के फर्स्ट लॉ के दो एक्सेप्शन है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस भी देख लेते हैं, मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ। यस, देखो को डोमिनेंस देख लेते हैं। को डोमिनेंस क्या होता है देखते हैं। को डोमिनेंस मतलब साथ साथ डोमिनेंस शो करना, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें रिसेसिव वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। यानी आप इसमें कहोगे इन दिस टाइप, इन दिस कंडीशन द रिसेसिव allele and the dominant allele express themselves, both express themselves in heterozygous condition। हेट्रोजाइगस अभी मैंने बताया दोनों एलील डिफरेंट डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। देखो
हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील अपने आप को दिखाएं। इसका एग्जाम्पल होता है ब्लड ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग इसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है इसका रोन। रोन मतलब होती है ऐसी गाय वगैरह जो चितकबरे हो। आपने गाय वगैरह देखा होगा। मान लो ये गाय है, ठीक है, ये क्या है, गाय है, लग नहीं रही है पर मान लेना, ठीक है, ये क्या है, गाय है। आपने देखा होगा कई गाय ऐसी होती हैं जिसमें से ब्लैक ब्लैक से पैचेस होते हैं, व्हाइट व्हाइट पैचेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के क्या होते हैं, पैचेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो उसके पेरेंट, उसकी मम्मी क्या रही हो, व्हाइट कलर की रही हो, पापा क्या रहा हो, ब्लैक कलर का रहा हो, और इसके अंदर क्या है, ब्लैक और व्हाइट दोनों है। ये दोनों मिक्स नहीं हुए। ब्लैक व्हाइट मिक्स होता तो आपको ग्रे कलर मिल जाता, तो आप कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन आपको ब्लैक भी दिख रहा है कुछ जगह, व्हाइट भी दिख रहा है कुछ जगह, यानी कि दोनों क्या दिखा रहे हैं, को डोमिनेंस, साथ साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस मतलब जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है, हेट्रोजाइगस, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, हेट्रोजाइगस। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब क्या है, हेट्रोजाइगस। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रोन। रोन मतलब कि ऐसी काउ जिस जो चितकबरी टाइप की हो, उसको रोन कहते हैं। तो रोन क्या शो करता है, को डोमिनेंस शो करता है, यानी कि दो अलील साथ साथ में अपने आप को दिखा रहे हैं। व्हाइट भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है। अगर मिल जाता तो कह देते हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन व्हाइट और ब्लैक मिला हुआ नहीं है, अलग अलग दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे को डोमिनेंस, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल जो ब्लड ग्रुपिंग है उसको मैं बता देती हूँ। आप अपना ब्लड ग्रुप लिख के बताना। कई लोग लिखेंगे ए ब्लड ग्रुप है मेरा, कई लोग लिखेंगे बी ब्लड ग्रुप है मेरा, कई लोग लिखेंगे ओ है, कई लोग लिखेंगे ए बी है ना, ऐसा ब्लड ग्रुप लिखते हैं। तो बेटा ए और बी क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन होते हैं। क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में ए और बी दोनों अपने आप को दिखाते हैं। इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, को डोमिनेंस शो कर रहे हैं। को डोमिनेंस, दो अलील अगर डोमिनेंट हो तो हम क्या कह देंगे, को डोमिनेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ए और बी दोनों डोमिनेंट है और दोनों ए बी मिलकर के अपने आप को शो करते हैं, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे को डोमिनेंस, ठीक है। क्या है, को डोमिनेंस है यहाँ पे। तो को डोमिनेंस किस में मिलता है, ब्लड ग्रुप में, प्लस किस में मिलता है, आपके रोन में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। ये दोनों किसके एक्सेप्शन है, मेंडल के फर्स्ट लॉ के। अब चलो मेंडल का सेकेंड लॉ डिस्कस कर लेते हैं। आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। मेंडल का सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन या फिर इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं इसे। क्लियर। ये क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है बेटा सुनना, अगर 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 कोई इंडिविजुअल है, उसका एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और इसमें हाइट का मान लो जीन है। किसका जीन है, हाइट का जीन है। हाइट का जीन क्या होगा, जीन के दो अलील होंगे, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी, या कैपिटल टी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, स्मॉल टी। यही तीन कंडीशन है। हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये ऐसी बात कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जब ये दोनों अलग होंगे तो इन दोनों पे एक दूसरे का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों एकदम साफ सुथरे प्योर प्योर रहेंगे। और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। गैमेट्स जब बनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एकदम साफ पाक होते हैं, एक दूसरे की संगत का इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। कैपिटल टी क्या है, टॉल है, कैपिटल स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ है। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी ड्वार्फ वाले को देख के थोड़ा छोटा अपने आप को प्रदर्शित करने लगे, या स्मॉल टी बड़े वाले को देख के थोड़ा बड़ा अपने आप को बना ले, नहीं। ये दोनों एकदम साफ सुथरे रहेंगे, जीवन भर साथ रहे हैं तब भी इन पे संगत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी कि ये क्या है, प्योर है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और ये अलग हो रहे हैं इसलिए क्या है, सेग्रीगेशन। लिख देते हैं इस लॉ को। दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ states that it states that um, during gamete formation during gamete formation formation two alleles separate and maintain their purity, maintain their
प्यूरिटी, ठीक है। इसे क्या क्या कहोगे आप, इसे कहोगे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या मेंडल का सेकेंड लॉ। ये जब अलग होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तो ये अपनी प्यूरिटी बनाए रखते हैं, ठीक है। ये मिक्स नहीं होते, ब्लेंडिंग नहीं शो करते, क्या होते हैं, मेंटेन देयर प्यूरिटी, दैट इज डू नॉट शो, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ये भी लिख देना आप, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं शो करते यानी कि मिक्स नहीं होते। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स हो जाना। ऐसा नहीं है कि गैमेट्स मिक्स हो चुके हैं, नहीं, ये अपनी प्योरिटी दिखाते हैं और दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और अच्छी बात तो यह है, इसका कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, इसको हम मेंडल का यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, याद रखना। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है, तो आप याद रखोगे सेकेंड लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ है मेंडल का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मेंडल के थर्ड लॉ को पढ़ते हैं, थर्ड लॉ को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं मिटा देती हूँ इस पूरे को, फिर थर्ड लॉ को पढ़ते हैं। चलो, मेंडल का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट पेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है कि मान लो दो अलील है, क्या है, दो अलील तो होते ही हैं एक जीन के, मान लेते हैं दो जीन है, यानी टोटल कितने अलील, चार। एक जीन के दो अलील, दूसरे जीन के दो अलील, तो टोटल कितने अलील, चार अलील। चारों अलील आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। चारों अलील अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग कर देंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, ये अलील है सीड शेप का, सीड शेप का, यानी शेप क्या है, बीज का राउंड शेप है, इसलिए कैपिटल वाला क्या शो कर रहा है, राउंड शो कर रहा है। स्मॉल वाला क्या शो करेगा, रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब होता है पिचका हुआ सीड, है ना, रिंकल्ड। ये भी क्या है, शेप के लिए ही है। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, कलर के लिए है, येलो कलर, येलो कलर, ठीक है। येलो कलर कौन शो करता है, कैपिटल वाई, और आपका ग्रीन कलर कौन शो करता है, स्मॉल वाई। ग्रीन कलर कौन शो करता है, स्मॉल वाई, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स हैं, अगर मान लो ये वाला क्या है, ये मेल है, ये क्या है, मेल है, मेल का सिंबल ऐसा होता है। अगर कोई फीमेल है यानी कि मम्मी है, ठीक है, मम्मी है, उसके अंदर भी ऐसा है, ठीक है। तो जब गैमेट बनने होंगे, जब गैमेट बनने होंगे तो ध्यान देना, कैपिटल आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, एक गैमेट ऐसे बना सकता है, कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। कैपिटल आर वाला किसके साथ जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम मदर में भी होगा, यानी कि कोई एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाला कैपिटल के साथ ही रहेगा, स्मॉल वाला स्मॉल के साथ ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आप ऐसा इमेज बना के दिखा सकते हो कि चार तरह के गैमेट बनेंगे, ऑल आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। ऑल अलील आर कह सकते हो आप, ऑल अलील आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। या आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ, फिर आप एग्जाम्पल में ये चीज छाप लेना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, इसका डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखना, तीनों लॉ में से एक लॉ अक्सर करके पूछ लेता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस डिलीट। मैं इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें आप क्या कहोगे, इसमें आप ये कहोगे कि when two pair of alleles, two pair of alleles यानी टोटल कितने अलील है, चार। two pair of alleles are combined in
an allele, sorry, in a hybrid, then during gamete formation, each of them separate independently of each other, ठीक है, separate independently of each other in the gamete formation. यहाँ पे हमेशा दो कैरेक्टर की बात होगी, अकेला कैरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर सकता, हमेशा दो कैरेक्टर जरूरी होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करने में। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ी थी, जो कि मैं आपको कल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, दो मैंने अभी एग्जांपल लिखवाया था, दो आपका जीन है, दो के 4 अलील होंगे, दो जीन के कितने अलील होंगे, 4, चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से बधा हुआ नहीं है। यही आपका क्या है, इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट का नियम है। इसका जो एक्सेप्शन होगा, इसका जो एक्सेप्शन होगा, इसका एक्सेप्शन है आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में हमको एक अलग से लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। तो मैं आज का लेक्चर यही खत्म कर रही हूँ। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम डिटेल में फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मेंडल के तीनों लॉ का जो बीच वाला लॉ था उसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। जो आपका फर्स्ट लॉ था उसके दो एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, उन दोनों को हमने कवर कर लिया। और थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कभी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तो आपका होगा मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, ताकि मैं फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो वगैरह आपको बता सकूं। उसके बाद हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कि आज ही शाम तक 8 बज सकते हैं मुझे वीडियो डालने में, 8-9 बज सकते हैं, लेकिन आज शाम तक मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो और पड़ जाए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।